केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर जो फर्स्ट है वो समाप्त कर दिया था। आज नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब हम परमाणु संरचना की बात करते हैं तो डाल्टन के परमाणुवाद की बात करते हैं। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, परमाणु को अन्य घटक कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद की अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ कि परमाणु को अन्य कणों में तोड़ा जा सकता है, यानी परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। इस बात की शुरुआत सबसे पहले आपकी विलियम क्रूक्स ने की। विलियम क्रूक्स ने एक विसर्जन नली ली। विसर्जन नली में आपके निर्वात पैदा किया, वैक्यूम क्रिएट किया। उसके बाद में उसमें उसने हाई वोल्टेज लगा दी। हाई वोल्टेज से क्या हुआ कि उसमें थोड़ा बहुत गैस रह गई थी, वो आयोनाइज्ड हो गई। आयोनाइज होने से क्या हुआ कि उसके इलेक्ट्रॉन थे वो अलग हो गए। अब क्या हुआ, अगर हमने कैथोड और एनोड लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? प्लस की तरफ जाएंगे। किधर से निकलेंगे? माइनस की तरफ से निकलेंगे। जाएंगे कहाँ पे? वो प्लस की तरफ जाएंगे। तो उसने उन जो रेज के रूप में इलेक्ट्रॉन निकले उनको कैथोड किरणें कहा गया। क्यों? क्या कहा गया? कैथोड किरणें कहा गया। उसके बाद में थॉमसन ने इन किरणों को बताया कि भाई ये जो किरणें हैं जो विलियम क्रूक्स ने खोजी है, वो किरणें एक नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। उन कणों को उनके नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। एक बार इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो वह ये सोचा गया कि जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन है, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चीज जरूर होनी चाहिए। तो थॉमसन ने यहाँ पे अपना एक एटॉमिक मॉडल भी दिया। उस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, उसने बताया कि भाई जो एटम है वो एटम एक पॉजिटिव चार्ज गोला है। पॉजिटिव चार्ज गोला है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार फंसे हुए हैं जिस प्रकार की तरबूजे में बीज फंसे हुए होते हैं। तो उसने ये बताया। लेकिन जब किसी ने सोचा कि भाई जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल होने चाहिए, तो गोल्डस्टीन ने इसके बारे में फिर से प्रयोग किया। उसने जो कैथोड लिया वो कैथोड लिया अब आपका होल वाले लिए, मतलब उसे छिद्रयुक्त कैथोड लिया। तो उसने फिर से विसर्जन नली ली और उसमें फिर से एक निर्वात क्रिएट किया और फिर से उसने एक हाई वोल्टेज लगाई। हाई वोल्टेज लगाने से उसने जो उसमें गैस थी वो हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की छोटी गैस ली। तो उसके बाद में फिर वो आयोनाइज हुई। आयोनाइज होने से जो उसके जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस चार्ज पॉजिटिव चार्ज हुआ और वो आपका जो कैथोड है उसकी ओर चलने लगा। और जो क्योंकि वो एक छिद्रयुक्त कैथोड था उसमें से निकल के पर्दे तक गिरा, फिर से उसने एक स्फूर्ति प्राप्त प्रदान की। क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था और वो उसकी तरफ को चला, तो इसलिए इन्हें कैनाल किरणें कहा गया। कैनाल किरणें कहा गया। बाद में रदरफोर्ड ने ये बताया कि ये जो कैनाल किरणें हैं, अगर हम उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन लेते हैं तो वो प्रोटॉन कहलाता है। तो उसने प्रोटॉन नाम किसने दिया? यहाँ पे रदरफोर्ड ने। प्रयोग क्या किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज। जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को खोजने में टाइम लगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो एक उदासीन कण होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो उसकी खोज चैडविक ने की। चैडविक ने बेरिलियम पर आपके बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स की, हीलियम के नाभिक की बम्बार्डमेंट की, बमबारी की। तो उससे क्या हुआ कि न्यूट्रॉन पार्टिकल उसमें क्रिएट हुए, पैदा हुए। तो उससे जो आपका न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हुए उसने उसे डिटेक्ट किया और इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज इस प्रकार हो गई। तो मैंने आपको बीच में थॉमसन का परमाणु मॉडल भी बताया।
इस मॉडल को जो चैलेंज किया वो चैलेंज किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने आपने जो मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ ये एक तरह रिकेप है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आप पढ़ चुके हैं। आपकी पिछली क्लासेस है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, उन सब में पढ़ चुके हो। मैं आपका एक तरह रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपका, क्योंकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बिना हम उसे आगे नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको उसे रिवाइज करा रहा हूँ। तो रदरफोर्ड ने चैलेंज किया। रदरफोर्ड ने क्या उसने अल्फा स्कैटर्ड प्रयोग उसने किया। उसने क्या किया कि सोने की बहुत पतली पतली पिन्नी ली, मतलब फर्ज ली सोने की, और उस पर अल्फा कणों की बमबारी। अल्फा कणों की बमबारी करने से क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो तो अपने जो उनका पाथ था, उनका रास्ता था, उससे विचलित हो गए। अधिकतर पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, और 20 काल में से एक आध पार्टिकल ऐसा भी था कि वो ऐसे टकराया उससे और वापस लौट के आया जैसे कि किसी बहुत भारी चीज से टकराकर वापस लौट के आते हैं। तो उसने इन सब प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला? इन सब प्रयोग से उसने ये निष्कर्ष निकाला कि जो थॉमसन कह रहे हैं कि भाई जो एक जो एटम है वो क्या है, एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसे हुए हैं जैसे कि तरबूजे 20 फंसे हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो पारंपार निकल गए, ऐसे पार निकल गए जैसे कि वो एक तरह से एक खाली स्थान से पार कोई चीज निकल जाती है, उस तरह से पार निकल गए। और बहुत कम कण ऐसे थे जो अपने रास्ते से विचलित हुए, एक आध कण ऐसा भी था जो वापस लौट के आ गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो धनावेश है वो और इसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो एक बहुत सूक्ष्म जगह पर केंद्रित रहता है, जो कि परमाणु की आकार की तुलना में उसका जो वो है आयतन है वो बहुत कम है, यानी बीच में बहुत दृढ़, बहुत डेंस, ठीक है, और जो बहुत सूक्ष्म एक ऐसा स्थान है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसका मास उसमें केंद्रित रहता है, ठीक है। तो उसने को नाम दिया नाभिक, न्यूक्लियस नाम दिया। किसने? रदरफोर्ड ने उसका नाम न्यूक्लियस दिया। तो जब ये सब चीजें बता दी कि भाई जो आपका पॉजिटिव चार्ज यानी जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। साथ में न्यूट्रॉन वहाँ रहते हैं, तो जो सारा जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में समाहित रहता है। तो जो आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं परमाणु कहीं और रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसे कहा गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने बताया कि भाई जो आपका नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जो नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उसने अपने जो परमाणु मॉडल की तुलना जो आपका सौर परिवार है उससे की, जैसे सूरज के चारों तरफ जो अन्य ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, उसने बताया ऐसे ही नाभिक के चारों तरफ वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जो नाभिक है उसका आकार बहुत छोटा होता है, परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है। तो इस सब चीज़ों को बताया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी क्या थी कि एक तो उसका जो तुलना थी उसने सौर मंडल से तुलना की, कभी सूरज के चारों तरफ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं, सॉरी जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, इसी प्रकार नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं। लेकिन एक मिस्टेक क्या थी कि जब वो चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज हैं। जब प्लेनेट जो होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो चार्ज नहीं रहते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल है जब भी वो घूमता है वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, और अपनी एनर्जी को जो खोता है तो वो कहाँ गिर जाएगा? उसका जो सर्किल है, उसकी जो रेडियस है उसके पास की वो कम होती चली जाएगी, और अंत में आकर कहाँ गिर जाना चाहिए उसे? अंत में आकर उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा इसका मतलब क्या हुआ? जो परमाणु है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जब परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा तो ये दुनिया किस काम की? यानी दुनिया भी नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी परमाणु तो है ही है अस्तित्व में, और रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु खत्म हो जाएगा। तो बाद में उसका जो कमी थी वो ढूंढी गई। इस तरह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया।
तो थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, उसको रदरफोर्ड ने चैलेंज किया। रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल को मैक्स जो वेल था उसने आपका चैलेंज किया। उसके बाद में बोहर का परमाणु मॉडल आया। बोहर के परमाणु मॉडल ने आगे के जो परमाणु मॉडल की उसकी नींव रखी और सही ढंग में वो पहला परमाणु मॉडल था, जो पहला एटॉमिक मॉडल था जिसने मतलब आगामी जो परमाणु मॉडल थे उनकी नींव रखी, आधुनिक परमाणु मॉडल उसकी नींव रखी। लेकिन उससे पहले कई चीज़ें थी, कई आपके सिद्धांत आए जिसके आधार पर बोहर ने ये कह पाया कि भाई ये परमाणु मॉडल इस तरह से होना चाहिए। तो वो सब क्या थी, ठीक है, उस चीज़ को हम बाद में बताएंगे। पहले एक चीज़ आपको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कि वह तो आपको होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट में उसके परमाणु होते हैं, परमाणु में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए एक परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं इससे। तो एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उनको हम उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें होती है, न्यूक्लियस में जितने हैं उन्हें कहेंगे उस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 होता है तो उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं तो उसका कितना हो जाएगा, 2। लिथियम में 3 होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अच्छा। बेरिलियम में 4 होते हैं तो 4। बोरोन में 5 होते हैं तो 5। जो आपका कार्बन है उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, उसके बाद में क्या है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं, मतलब मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या है, मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। यानी हमें इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो कण न्यूक्लियस में पाए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो मास नंबर क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर यानी परमाणु संख्या। उसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम आपका बात करें सोडियम की, सोडियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो आपका होता है 23। 23 मतलब कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुल मिलाकर 23 है। तो अब किसी भी हम एलिमेंट को इन दोनों के उससे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मानो किसी भी एलिमेंट का सिंबल एक्स है तो एक्स नंबर है, तो आपका जो एटॉमिक नंबर है आपका जेड, एक्स इसका सिंबल है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्लोरीन की बात करूं मैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 35। तो जेड कितना है यहाँ पे, 17। ए कितना है यहाँ पे, 35। तो हम जो परमाणु क्रमांक है उसे नीचे लिखते हैं और जो द्रव्यमान संख्या है उसे ऊपर लिखते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें अगर हमें किसी का जेड और ए मालूम हो तो हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं, तभी तो वो उदासीन है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो किसके बराबर होगा भैया, वो होगा किसके बराबर, जेड के बराबर।
ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें चाहिए, नंबर ऑफ हमें न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए, तो वो क्या होगा, उसे निकालने के लिए आप ए में से जेड हटा दो, ए माइनस जेड, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कि क्या उसमें कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी आपका बताया है कि किस तरह से परमाणु की जो संरचना है वो स्टैब्लिश धीरे धीरे की गई, ठीक है। तो जो भी आपका ये वीडियो है उसे अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा, तो अंत तक देखें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू।